अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे ऐसे 7 फेल्ड स्टार्टअप्स के बारे में बात करने वाला हूं जो स्टार्टिंग में फेल हो गए और जो सक्सेस को चेज नहीं कर पाए, और मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूं कि आप उनसे क्या लेसन सीख सकते हैं। अक्सर से स्टार्टअप होते हैं जो स्टार्टिंग में सक्सेस को चेज नहीं कर पाते, लेकिन उनके जो फाउंडर होते हैं वो आगे जाके कोई ऐसी चीज बना ही लेते हैं जो पूरी दुनिया याद रखती है। जैसे कि 2005 में एविन विलियम्स ने एक पॉडकास्ट खोला था जिसका नाम था ऑडियो, जो एप्पल आईट्यून स्टोर तक नहीं पहुंच सका और जिसे बंद कर दिया गया। लेकिन आगे जाके जब उन्होंने ट्विटर बनाया तो वो बताते हैं कि उन्होंने अपने पहली गलती से बहुत कुछ सीखा और उसे आगे जाके नहीं दोहराया। इसी तरह से 1997 में एक सोशल नेटवर्किंग और डेटिंग वेबसाइट खुली थी जिसका नाम था सोशल नेट, लेकिन वो सक्सेस को चेज नहीं कर पाए और उसे बंद कर दिया गया। लेकिन जब आगे जाके लिंक्डइन खुली जिसके फाउंडर वही थे रीड हॉफमैन जिन्होंने सोशल नेट खोला था, तो उन्होंने यही बात की कि मैंने अपनी पहली गलती से बहुत कुछ सीखा और उसे मैंने रिपीट नहीं किया। एक सर्वे से पता चला है कि पहले 3 साल में ही 92% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें और उसे अप्लाई ना करें। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्टार्टअप है उसका नाम है शाइप, और एक ऑनलाइन शिपिंग कंपनी थी जिस तरह से अमेजोन है। स्टार्टिंग में तो उन्हें बहुत ज्यादा ऑडियंस मिल गई थी और उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स से भी कवरेज मिली थी, लेकिन आराम आराम से जब उनकी ग्रोथ स्लो होने लगी तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली नहीं और बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहे थे। बाद में जाके जब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था और फिर उनकी कंपनी को बंद कर दिया गया। तो इससे हमें जो लेसन सीखना चाहिए वो ये कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए अपनी हाइपोथेसिस पर या हमारे प्लान पर जो हमने बनाया है। हमें क्विकली एक्शन लेना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो हमारे सिस्टम को। तो हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है बीपी, जो एक ऑनलाइन कार सेलिंग वेबसाइट थी जिसमें हम यूज्ड या ब्रांड न्यू कार्स बेच सकते थे। स्टार्टिंग में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा था लोगों, लेकिन इसका डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा खर्चना शुरू कर दिया। उनका मंथली बर्न रेट इतना ज़्यादा था कि वो हर मंथ $7 मिलियन सैलरी खर्च रहे थे और दूसरी चीज़ों पर। जैसे कि हम इस चीज़ का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि उन्होंने $10,000 का एक सोफा लिया था अपने एक एग्जीक्यूटिव के ऑफिस के लिए, और इसी तरह से उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चे। और आगे जाके जब एक चाइनीज इन्वेस्टर ने सपोर्ट देने से मना कर दिया तो ये कंपनी स्ट्रगल करना शुरू हो गई। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो लीडरशिप थी वो अच्छी नहीं थी और यहाँ पर माइक्रो डिसीजंस लिए जाते थे और अच्छे डिसीजंस नहीं लिए जाते थे। यहाँ के जो एम्प्लॉयज थे उन्हें एक्ट करने का और क्विकली लर्न करने का चांस नहीं दिया जाता था। इसी वजह से आखिर में जब ये कंपनी बंद हुई तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे थे उसे Fed.com के साथ मिला दिया गया और ये कंपनी बंद हो गई। इससे हम जो लेसन सीख सकते हैं वो ये है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरह से खर्च करना चाहिए, इस तरह से नहीं कि हम उड़ाते ही रहें, क्योंकि मनी चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो स्टार्टअप है उसका नाम है जूसेरो, जो एक लग्जरी जूस मशीन मेकिंग कंपनी थी जिसका प्राइस है $699 और जो वाईफाई से कनेक्ट होकर काम करती थी। इस कंपनी के जो ओरिजिनल फाउंडर थे डॉग इवेंस, उन्होंने खुद को स्टीव जॉब से कंपेयर करके ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से वो जूसिंग को परफेक्शन की तरफ लाना चाहते थे। उन्होंने ये बताया कि उनके जो जूस के पैकेट्स थे वो 2 टेस्लास का वजन उठा सकते थे। उसके बाद इस कंपनी के सीईओ जेफ डन ने, जो कोका कोला कंपनी के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, उन्होंने बताया कि ये एक जूसर से बहुत ज्यादा है। आगे जाके ब्लूमबर्ग ने भी एक वीडियो रिलीज की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके जो जूस पैकेट्स थे अगर उन्हें जल्दी नहीं खोला जा सका कंज्यूमर्स से तो वो उस जूस पैकेट्स को यूज नहीं करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगा। इन्वेस्टर्स ने भी इस बात को माना कि इनका प्रोडक्ट जितना सोचा जा रहा था वो उससे ज्यादा बल्कियर बन गया है। आगे जाके उस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट की प्राइस कम की और उसे $399 कर दिया, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से कंपनी बंद कर दी गई इसके तकरीबन लॉन्च से ही 16 महीने बाद। इस स्टार्टअप से हम ये लेसन सीख सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट मार्केट में ले जाने से पहले हम उसे कंज्यूमर से एक बार चेक करवा के उनसे अपना मार्केट फीडबैक ले लें। हमारे लिस्ट में 4th नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है पेपर टैप, जिससे तकरीबन $51.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली थी, जो 2014 में गुड़गांव में फाउंड हुई थी और जिसका मिशन था ग्रोसरी शिपिंग को रेवोल्यूशनाइज करना। ये एक इंडियन स्टार्टअप था और इसकी 100% इन्वेंट्री लेस मॉडल था। उन्होंने स्टार्टिंग में लोकल ग्रोसरी स्टोर्स को अपना पार्टनर बनाया जिसकी वजह से उनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा आसान हो गया। बाद में जब उन्होंने सक्सेस और फेलियर्स के बारे में बताया तो उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि उन्होंने बहुत सारे स्टोर्स को बहुत ज्यादा अपने साथ जोड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी कस्टमर बेस बना ली थी। इस स्टार्टअप के बंद होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि उन्होंने डीप डिस्काउंटिंग दी और हैवी अमाउंट ऑफ फंडिंग की और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा मार्केटिंग की। इसकी वजह से जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज्यादा खत्म हो गई और फिर उन्हें अपनी स्टार्टअप को बंद करना पड़ा।
स्टार्टअप फेलियर से हमें जो मैसेज मिलता है वो ये है कि जब हम अपना बिजनेस मॉडल बनाए तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कब तक अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बना लेंगे और इसी तरह से सस्टेनेबल है या नहीं। 5th नंबर पर हमारे पास जो स्टार्टअप है उसका नाम है स्प्रिग। स्प्रिग एक ऑनलाइन हेल्दी फूड डिलीवरी स्टार्टअप था। इस स्टार्टअप के बंद होने के वक्त इसकी वैल्यूएशन $110 मिलियन थी और इन्हें $56.7 मिलियन की फंडिंग मिली थी। इस कंपनी के सीईओ गगन बियानी ने इस बात को एक्सप्लेन किया है किस तरह से एक मील प्रोडक्शन कंपनी को और उसकी डिलीवरीज को मेंटेन करना कितना चैलेंज था, क्योंकि उन्हें एक ही वक्त में उस मील को प्रिपेयर भी करना था और उसे डिलीवर भी करना था और ये एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस था। और इनका स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसमें वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने वर्कर्स को भी पे करने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था और उसके बाद उन्हें बिल्स और प्रोडक्ट्स के लिए भी पे करना पड़ता था और इसकी वजह से वो हर मंथ $850,000 को बर्न कर रहे थे। और इस कंपनी का एक और डाउन साइड ये था कि वो कोई एक ऐसी जगह प्रोवाइड नहीं कर रहे थे कस्टमर को जहाँ पे वो जाके अपना मील खा सके, क्योंकि एक अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस कस्टमर को वापस आने के लिए मजबूर कर देता है और ऐसी डाउन साइजेस की वजह से इस कंपनी को जल्दी बंद करना पड़ा। इस फील्ड स्टार्टअप से हम जो लेसन सीख सकते हैं वो ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा पहले आती है। हमें अपने बिजनेस मॉडल को बनाते वक्त सबसे पहले प्रॉफिट को देखना चाहिए। हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है YikYak, जो 2013 में फाउंड हुआ था और ये एक चैट ऐप था जिसने कॉलेजेस पर बहुत जल्दी असर डाल दिया और ये अपने पीक टाइम पर $400 मिलियन की वैल्यूएशन पर था। स्नैपचैट के जाने के बाद ये कॉलेज स्टूडेंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था साइबर बुलीज से, थ्रेड से और क्रूल कंटेंट से। इस ऐप को कुछ यूनिवर्सिटी से भी बैन कर दिया गया था, जैसे कि कॉलेज ऑफ इदाहो, और इस ऐप में हम ग्रुप मैसेजेस भी नहीं कर सकते थे, जो इसका एक और डाउनसाइजिंग पॉइंट था। इसके बाद वो दूसरे लोगों का ध्यान भी नहीं खींच पा रहा था, इसकी वजह से इसके डाउनलोड में बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो गई 2016 में और 2015 में इस ऐप के डाउनलोड 76% डिक्लिनेशन की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से 2017 में इस ऐप को बंद करना पड़ा। स्टार्टअप से हम जो लेसन सीख सकते हैं वो ये है कि हमें कभी भी ट्रेंड के पीछे नहीं चलना चाहिए। हमारे लिस्ट में 7th और आखिरी नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है डॉपलर लैब्स, जिसे $51.1 मिलियन की फंडिंग मिली थी। ये कंपनी तकरीबन 4 साल तक बिजनेस में रही और जिनका प्रोडक्ट था हेयरवन, जो बहुत ज्यादा सिमिलर था एयरपोर्ट से, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गई थी क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था वो तकरीबन 2 घंटे चलता था, जबकि एयरपोर्ट्स की बैटरी टाइमिंग थी 5 आवर्स और इसी वजह से उनका जो प्रोडक्ट था वो एयरपोर्ट्स को टक्कर नहीं दे पा रहा था। और इसके बाद उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे क्योंकि वो अपनी सेल्स को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे हॉलीडेज पर। अगर इस कंपनी को अपना दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में निकालना था तो ऐसे तकरीबन $10 मिलियन की नीड थी, जो पूरा होता अगर उनके प्रोडक्ट के 100,000 पीसेस बिक जाते, लेकिन सिर्फ 25,000 पीसेस ही बिके, जिसकी वजह से उनका बिजनेस रनिंग में नहीं रह पाया और उन्हें बंद करना पड़ा। डॉपलर लैब्स के फाउंडर नोआ क्राफ्ट ने भी इस बात को बहुत सही तरह से एक्सप्लेन किया कि उन्होंने गलत इंडस्ट्री को चुना, उन्हें हार्डवेयर बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए था, जबकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, और ये सब अपने प्रोडक्ट्स को इतनी अच्छी तरह से मार्केट कर रहे थे और इसी वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई थी। तो इस फील्ड स्टार्टअप से हम जो लेसन सीख सकते हैं वो ये है कि हम अगर ऐसी कंपनी के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पहले से हैं तो हमें उनके प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो मैं आगे जाके बनाने वाला हूँ। और हाँ, फाइनली आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।